दोस्तों, आज से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। केनेथ एंडरसन की बुक द टाइगर रोर्स, इसको पब्लिश किया है रूपा पब्लिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने, अंसारी रोड, दरियागंज, न्यू दिल्ली। तो इसकी पहली स्टोरी है दोस्तों, द नोविस ऑफ मंची। तो एंडरसन बोलते हैं कि एक पतला सा रास्ता था बड़े बड़े बांस के झुरमुट के बीच से निकलता हुआ। ये बांस से बीज निकलने का टाइम था, यानी कि अंकुरण का टाइम था। अब इसके जो बीज निकल रहे थे वो कुछ कुछ गेहूं की तरह नजर आते थे, लेकिन उनका वजन इतना ज्यादा था कि बांस के झुरमुट नीचे की तरफ झुक रहे थे। अब जो बीज थे वो जमीन पर गिर रहे थे। पूरी ट्रेल पर वो बीज बिखरे हुए पड़े थे, कुछ सड़ रहे थे और कुछ अंकुरित हो रहे थे। अब एक तरह से एक कारपेट बिछा हुआ था, और ये कारपेट कुछ कुछ लकड़ी के बुरादे की तरह से नजर आ रहा था। और इस कारपेट की वजह से एक समस्या पैदा हो गई थी। वो समस्या ये थी कि कदमों की आहट नहीं आ रही थी, और इन बांस के झुरमुटों के पीछे कोई चल रहा था। उसे इंतजार था अपने शिकार का। बहुत सारे पक्षी भी थे जो उन बीजों को अपनी चोंच से तोड़ते थे और खा लेते थे। एक अकेला राहगीर जो उस ट्रेल पर चल रहा था, उसे चिंता नहीं थी उन पक्षियों की जो कि बीज खा रहे थे। वो जब चलता था तो थोड़ी थोड़ी देर में रुक जाता था, दाएं बाएं देखता था, आगे पीछे देखता था, बांस की झाड़ियों में अपनी आंखें तीर की तरह घुसाकर देखता था कि कहीं कुछ छिपा तो नहीं है, कोई उसका इंतजार तो नहीं कर रहा है। उसके कान भी कुछ आवाज सुनने के लिए सतर्क थे। हालांकि पक्षियों की आवाज आ रही थी, लेकिन वो राहगीर पक्षियों की आवाज पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसका पूरा ध्यान केंद्रित था उस शिकारी की आवाज पर जो कि अपने भोजन की तलाश में था। और जिस आवाज का वो इंतजार कर रहा था, बांस की डालों के टूटने की आवाज, या फिर कदमों के घिसटने की आवाज जो कि आती उन पत्तों के ऊपर से। वो इंसान घबरा रहा था जंगली हाथी से, या फिर जंगली हाथियों के झुंड से, क्योंकि यह टाइम था जिस टाइम पर हाथी जंगल में घूमते हैं और बांस हाथियों का फेवरेट फूड होता है। लेकिन उस राहगीर की सुनने की क्षमता इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो शिकारी जो कि अपने भोजन की तलाश में था, उस शिकारी से जो आवाज पैदा होती उसको राहगीर सुन सके। ऐसे तो बुरे हालात नहीं थे उस शिकारी के। यह शिकारी बहुत शातिर था, क्योंकि ये शाकाहारी नहीं था। इसे तलाश थी जिंदा मांस की, और इसे मालूम था अगर इसने कोई आवाज की तो शिकार हाथ से निकल जाएगा। जो आदमी, जो राहगीर जा रहा था, वो पुजारी कम्युनिटी से था, यानी कि जंगल ट्राइब, जो उस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ थी। और यह जंगल था दक्षिण भारत के सलेम डिस्ट्रिक्ट का। और जिस ट्रेल पर वो चल रहा था वो अय्यूर से मांची की तरफ जाती थी। जंगल के अंदर पथरीली पहाड़ियों से जाता था, और उसके बाद जंगल की नदी के किनारे से भी जाता था। वो रास्ता घने जंगल के अंदर से जाता था, कभी कभी बाहर निकलता था, फिर छिप जाता था घने जंगल के अंदर। और वो जंगल जो बना था बांस के झुरमुट से, बड़ी बड़ी मकड़ियों के जाले लगे थे। वो अक्सर उस पुजारी के चेहरे पर चिपक जाते थे, उलझ जाते थे, क्योंकि उस पुजारी का ध्यान अपने नजदीक की चीजों पर था ही नहीं। वो इस इंतजार में था कि कहीं कोई हाथी ना छिपा हो, या कहीं वो हत्यारा जानवर ना छिपा हो जिसका इसे डर था। और जब उसके चेहरे पर मकड़ी के जाले चिपक जाते थे तो वो झल्ला कर उनको अपने चेहरे से अलग कर देता था,
उन मकड़ी के जालों पर ओस की बूंदें भी जमा थी। उससे उसका चेहरा गीला हो जाता था, लेकिन उसे इन जालों की परवाह थी नहीं। उस पुजारी का नाम था कीरा। वो कीरा अपने उस मिशन में तो कामयाब हो गया था जिसमें वो हाथियों को ढूंढ रहा था कि कहीं कोई जंगली हाथी या उनका झुंड ना खड़ा हो। लेकिन वो उस जानवर को नहीं देख पाया, उस हत्यारे को नहीं देख पाया जो उसके इंतजार में जमीन से चिपक कर बैठा था, कोई आवाज नहीं कर रहा था और जिसकी आंखें घूर रही थीं कीरा को। अचानक से कीरा को आवाज सुनाई दी, टाइगर के गुर्राने की। एक नहीं, दो बार। और टाइगर कीरा के ऊपर कूद गया। कीरा ने मुड़कर देखा, खुले हुए जबड़े टाइगर के उसकी तरफ आ रहे थे। वो एक बार चिल्लाया, अय्यो, और दूसरी बार कोई चीख निकली ही नहीं। अब अचानक से चिड़ियों का चहचहाना रुक गया। सारे पक्षी स्तब्ध थे जब वो दुर्घटना होते हुए देख रहे थे। लेकिन जैसे ही वो घटना घटित हो गई, उसके बाद सभी पक्षियों ने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया। जंगल में या तो उन पक्षियों की आवाज गूंज रही थी और या फिर आवाज गूंज रही थी हड्डियों के टूटने की, क्योंकि वो टाइगर कीरा की हड्डियां तोड़ रहा था। अब पहाड़ी के दूसरी तरफ लंगूरों का झुंड आनंद लेते हुए अपना भोजन कर रहा था। अब जो लंगूरों का संतरी था, जो कि पेड़ के ऊपर बैठ के सिर्फ और सिर्फ निगरानी करता है, खाना भी नहीं खाता अपनी ड्यूटी के दौरान, उसने टाइगर की दहाड़ सुन ली थी और उसके बाद एक इंसान की चीख भी सुन ली थी। अब वो लंगूर अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया था और देखने की कोशिश कर रहा था कि कहीं से उसे टाइगर दिख जाए। हालांकि वो अपनी अलार्म कॉल करता ही जा रहा था। अब जो लंगूरों का झुंड आनंद ले रहा था, उसने आनंद लेना भी बंद कर दिया, अपना भोजन करना भी बंद कर दिया। सारे लंगूर चढ़ गए पेड़ पे, जितना ऊपर वो चढ़ सकते थे। नीचे हिरण घूम रहे थे, उनके कान भी बहुत तेज होते हैं। उन्होंने टाइगर की दहाड़ भी सुन ली थी, इंसान की चीख भी सुन ली थी और अब सुन ली थी उस लंगूर की अलार्म कॉल। वो सारे सेफ्टी के साथ एक जगह पर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। लेकिन समय बीतता गया और सबको मालूम चल गया कि ये खतरा उनके लिए नहीं है। तो फिर जंगल का जीवन पहले जैसा नॉर्मल हो गया। अब पक्षियों ने वो घटना कुछ सेकंड में ही भुला दी। लंगूर और हिरण ने करीब 1 घंटे बाद वो घटना भुला दी। और वो जो पुजारी मारा गया था मांची गांव का, उसके साथी भी उसे 1-2 महीने में भुला ही देते अगर 15 दिन के बाद एक और पुजारी उस टाइगर के हत्थे ना चढ़ गया होता और उसके 10 दिन के बाद तीसरा पुजारी भी शिकार बन गया। अब वो पुजारी समझ चुके थे कि एक आदमखोर उनके इलाके में रहने के लिए आ गया है। अब भूलने का तो सवाल ही नहीं था। उन पुजारियों को दिन रात डर सताता था तो आदमखोर टाइगर का। ये जो आदिवासी थे, इनका जीवन आधारित था वनोपज पर, यानी जंगल की उपज पर। ये जंगल जाते थे, जंगल से शहद इकट्ठा करते थे। जंगल जाकर ये इग्वाना लिजर्ड को पकड़ते थे और उसे बेचते थे गांव में और कस्बों में जाके। ये जड़ी बूटियां इकट्ठा करते थे जो कि दवाई के रूप में बिकती थी। ये जंगल से घास काटते थे, बांस काटते थे, इमलियां इकट्ठा करते थे, यानी कि जो सीजन उसके हिसाब से वनोपज। और इसके बदले में उन्हें इतने पैसे मिलते थे जितने पैसों में यूरोपियन आदमी अपने कुत्तों को भोजन करा देता है। यानी कि जंगल ना जाए तो उनका जीवन चल नहीं सकता। और उस जंगल के अंदर आ चुका है एक आदमखोर बाघ। अब हर इंसान की मजबूरी थी जंगल जाना। और जब वो अपनी फूस की झोपड़ी यानी कि घास की झोपड़ी से बाहर निकलता था तो उसे मालूम नहीं होता था कि वो शाम को इस झोपड़ी में वापस आएगा कि नहीं आएगा। कोई भी औरत सुरक्षित नहीं थी, कोई भी बच्चा सुरक्षित नहीं था,
क्योंकि जो दूसरा शिकार था वो एक 9 साल की लड़की थी और जो तीसरा शिकार था वो एक 14 साल की गर्भवती दुल्हन थी। किसी इंसान ने कोई कोशिश नहीं करी उस आदमखोर को मारने की। सिर्फ एक इंसान था जो उस आदमखोर को मारने के लिए बेचैन था। वो था बायरा, मेरा पुजारी दोस्त। इसके पहले भी वो मुझे एक बार बुला चुका था दूसरे मैन ईटर को मारने के लिए, जिसके बारे में मैं दूसरी कहानी में जिक्र कर चुका हूं। अब उसने मुझे दोबारा बुलावा भेजा। अब दूसरी बार बायरा को मेरी जरूरत आन पड़ी थी और इस बार उसने संदेशा नहीं भेजा, खुद बायरा ही आ गया मुझे बुलाने। बेंगलोर तक की बस पकड़ने से पहले वो कई गांव तक 20 से 25 मील दूरी तक पैदल चला था। अब जब बायरा ने कहानी सुनाई कि किस तरह से आदमखोर ने लोगों को मारा है, तो एंडरसन को मालूम चला कि ये घटनाएं बहुत जल्दी जल्दी हुई हैं, 4 मील के दायरे के अंदर हुई हैं, 24 दिन के अंदर हुई हैं। और ये जो 4 मील का दायरा था ये था मांची से। और ये घटनाएं जिस वैली में हो रही थी, एंडरसन ने उस वैली को अपनी एक दूसरी स्टोरी में स्पाइडर वैली बोला था, क्योंकि यहां पर बड़ी बड़ी मकड़ियां मिलती थी। अब जब इस जानवर के बारे में एंडरसन ने स्टडी करना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि यह कोई यंग एनिमल है, या तो उसने मैन ईटिंग को आसान समझा होगा इसलिए अपना कैरियर स्टार्ट कर दिया एज ए मैन ईटर, और या फिर ये घायल टाइगर है जो मजबूर है, जो दूसरे जानवरों का शिकार नहीं कर पा रहा और अब वो मार रहा है इंसानों को। इस बात की भी संभावना है कि कोई टाइग्रेस हो और जो अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए इंसानों को मार रही हो। लेकिन ये जो तीसरा ऑप्शन था जिसमें कि टाइग्रेस अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए इंसानों को मार रही हो, इस बात की संभावना बहुत कम थी, क्योंकि उस इलाके में बहुत सारे जानवर थे और इंसानों को मारने की जरूरत नहीं थी अगर तो टाइग्रेस घायल ना हो। अब फैक्ट्स ये बता रहे थे कि ये कोई शातिर आदमखोर नहीं है, ये जरूर नौसिखिया आदमखोर है। क्योंकि अगर शातिर आदमखोर होता तो इतनी जल्दी जल्दी एक ही जगह पर शिकार नहीं करता। क्योंकि जो शातिर आदमखोर होते हैं, यानी कि पुराने आदमखोर, वो जल्दी जल्दी शिकार नहीं करते, एक ही जगह पर शिकार नहीं करते। वो एक लंबी बीट फॉलो करते हैं, यानी आज यहां पर इंसान मारा तो 7 दिन बाद 40 किलोमीटर दूर मारेंगे दूसरे इंसान को। लेकिन ये नौसिखिया आदमखोर था, ये 4 किलोमीटर के अंदर 24 दिन के अंदर 3 वारदात कर चुका था। और एंडरसन बोल रहे हैं कि मुझे बहुत जल्दी करने की आवश्यकता थी, क्योंकि अगर मैंने देरी कर दी तो ये नौसिखिया आदमखोर एक्सपीरियंस आदमखोर बन जाएगा और उसके बाद इसे मारना और भी मुश्किल हो जाएगा। और वो एक्सपीरियंस ऐसे बनेगा कि उसे गांव वाले मारने की कोशिश करेंगे और उसके बाद अगर निशाना चूक गया तो वो समझ जाएगा कि बंदूक की गोली कैसे चलती है, कहां से चलती है। और दूसरी बात, वो और ज्यादा डर जाएगा बंदूक की आवाज से, क्या पता घायल भी हो जाए, और अगर घायल हो गया तो और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। एंडरसन बोलते हैं कि मुझे उस इलाके का बहुत अच्छे से आइडिया था, क्योंकि मैंने बहुत साल वहीं पर बिताए थे घूमते हुए। ये एक वैली थी, नॉर्थ से साउथ जाने वाली 2 पहाड़ियों के बीच में से एक स्ट्रीम बहती थी जो आगे जाके चिनार नदी में मिल जाती थी सोपाथी के पास। इन पहाड़ियों पर एक चोटी थी, उस जगह को बोलते थे गुथेरयान, और वहां पर एक फॉरेस्ट बंगलो था जिसका कि नाम था कोडे कराई फॉरेस्ट लॉज। और इस इलाके में एक आदमखोर को एंडरसन पहले भी मार चुके थे जिसका कि नाम था कैंपे कराए का आदमखोर। और वो आदमखोर बहुत ज्यादा चालाक था, एक्सपीरियंस था, उसके मुकाबले इस बार का दुश्मन आसान शिकार होगा। अब अपनी स्टड बेकर कार में बायरा और अपना कैंपिंग का सामान लेकर एंडरसन आगे बढ़ चले। अपने साथ
15 दिन का आटा उन्होंने रख लिया था रोटी बनाने के लिए। आलू, बर्गर, ब्रेड, बटर सब कुछ साथ में था। चाय का सामान तो था ही, इसके अलावा बेडरोल, बेड सब कुछ रख लिया था। अब ये गाड़ी से चल पड़े थे डेंकनी कोटा की तरफ, लेकिन वहां से उन्हें मांची जाना था। यानी कि जो भी सामान लेकर जा रहे हैं उसे 10 मील की दूरी तक खुद उठा के जाना था, क्योंकि वहां पर कार नहीं जाती थी। लेकिन राहत की बात यह थी कि वो 10 किलोमीटर चढ़ाई के 10 किलोमीटर नहीं थे, उतार के थे। यानी जब बोझा लेके जाना था तो उतरना था, जब खाली हाथ आना था तो चढ़ना था। एंडरसन बोलते हैं कि जहां तक संभव हो सके मैं पैक्ड फूड यानी कि टिन्ड फूड पसंद नहीं करता। जिस तरह से गांव के लोगों को ताजा खाना पसंद है, वैसे ही मुझे भी ताजा खाना ही पसंद है। और ऐसा करने से मैं बहुत सारी पेट की बीमारियों से बच जाता हूं, जो बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड भारतीय और यूरोपियंस को होती हैं। अब अपना बेडरोल एंडरसन ने बायरा के सिर पर रख दिया, अपनी कैंपिंग किट अपनी पीठ पर लाद ली, बाकी का सामान बायरा ने उठाया और राइफल और उससे संबंधित सामान एंडरसन लेकर चल पड़े। अब एंडरसन बोलते हैं कि हम लोगों के ऊपर बहुत सारा भार था, बायरा के ऊपर तो कुछ ज्यादा ही था। लेकिन बायरा को बिल्कुल तकलीफ नहीं हो रही थी, वो एकदम आराम से चल रहा था। मौसम बहुत ज्यादा ह्यूमिड था, हम लोग पसीने से भीगे हुए थे और मेरा साथी बायरा जो कि आगे आगे चल रहा था, उसे बहुत ज्यादा खतरा था जंगली हाथी का, क्योंकि हाथी अक्सर सामने से ही आ जाता है। और मुझे बहुत ज्यादा खतरा था टाइगर का, क्योंकि टाइगर, और वो भी मैन ईटर टाइगर, हमेशा पीछे से ही हमला करता है। और जिस तरह का भार हमारे सर पर था, अगर कोई जानवर सामने आ जाता तो हम जल्दी ही कुछ करने की स्थिति में थे नहीं। लेकिन उस वक्त हमारे दिमाग में टाइगर या हाथी नहीं था, बात केवल दिमाग में यह थी कि जल्दी से अपनी मंजिल तक पहुंचा जाए और इस भार से मुक्ति पाई जाए। आखिरकार हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए। मैंने अपना सारा सामान फेंक दिया एक पानी की जगह पे, केवल राइफल नहीं फेंकी। अब मुझे जरूरत थी चाय की, थोड़ी बहुत नहीं, गैलन भर के चाय। मैंने बायरा को केटल दी, कहा जल्दी से इसमें पानी भर दो और आग जला दो। थोड़ी देर में गर्मा गर्म चाय हम उड़ेल रहे थे अपने गले के अंदर, और जिंदगी फिर से गुलाबी हो गई थी, रंगीन हो गई थी। इस टाइम तक बायरा के कुछ गांव के साथी हमारे आसपास खड़े हो चुके थे। वो सारे के सारे साथी बहुत दुबले थे, उनके शरीर की हड्डियां दिख रही थी। ऐसा लग रहा था गांव में खाना अभी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि टाइगर का डर है। लेकिन वो बहुत मजबूत थे, इतने मजबूत जितने मजबूत होते हैं हमारे शरीर के नाखून। होते पतले हैं लेकिन मजबूत। ये लोग बस शरीर में एक छोटा सा कपड़ा पहनते थे, बाकी पूरे शरीर पर कुछ भी नहीं होता था। अब आपस में नमस्कार चमत्कार हुई और उसके बाद शुरू हुआ बातों का सिलसिला। बायरा ने बताना शुरू किया कि किस तरीके से यहां से मैं पैदल चल के कस्बे तक पहुंचा, उसके बाद बस से बैंगलोर पहुंचा, और श्रीमान जी जिनकी मैं मदद लेने के लिए गया था, जैसे ही इन्हें घटना के बारे में मालूम चला, ये फौरन चल पड़े मेरे साथ हम लोगों की मदद करने के लिए। अब वहां पर धीरे धीरे फुसफुसाहट होने लगी, लोग कहने लगे कि श्रीमान जी कितने अच्छे हैं। तभी एंडरसन ने कुछ बड़े बच्चों को बोला कि कुछ लकड़ी इकट्ठा कर लाओ, और कुछ दूसरे बच्चों से बोला एल्यूमिनियम के जो केन है उनमें पानी भर लाओ। अब एंडरसन अपने घर से रोस्टेड मीट, जैम और बटर लेकर गए थे। वो उसको खाने लगे और उन्होंने कहा उन आदमियों से कि बताओ तुम लोग टाइगर के बारे में क्या क्या जानते हो। अब उन लोगों से थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा करने की जरूरत थी, क्योंकि जितनी जानकारी एंडरसन को थी वो सारी की सारी बायरा ने दी थी। अभी एक नई जानकारी मिली। इन दिनों पानी के तालाब के पास 3 बजे के बाद कोई भी नहीं जाता था, लेकिन 4 महिलाएं जरूरत पड़ने पर गईं।
वो बहुत सावधान थीं और उन्हें यकीन था क्योंकि वो चार साथ में है तो टाइगर हमला नहीं करेगा। अब जब उन्होंने अपने बर्तन भर लिए और वो वापस मुड़ी तो उनमें जो सबसे बड़ी औरत थी उसने अपने से 50 गज की दूरी पर कुछ हलचल देखी। अब जब बाकी महिलाओं ने भी देखा कि उनके साथ की महिला एक जगह देख रही है तो वो भी वहीं देखने लगी और वहां उन्होंने देखा झाड़ी के नीचे से एक बहुत बड़े टाइगर का सर। वो घबरा गई, सारे बर्तन फेंके और भाग पड़ी अपने हैमलेट यानी छोटे से गांव की तरफ जो कि ज्यादा दूरी पर नहीं था। इस बार टाइगर ने उन पर हमला नहीं किया क्योंकि वो चार थे और चारों की चारों महिलाएं सुरक्षित तरीके से गांव वापस आ गई। तो दोस्तों आज की स्टोरी में इतना ही, बाकी की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।